के साथ में हमको ये पेपर क्वालिफाई करना है तो सभी सब्जेक्ट का इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं होता या फिर सब सब्जेक्ट में इक्वल हमको चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं। तो कौन सी सब्जेक्ट की किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है ये हमारा कन्वर्सेशन का पार्ट है। कौन सी सब्जेक्ट को ही ज़्यादा फोकस करना है ये हमारा कन्वर्सेशन का पार्ट है। और लास्ट 4 to 5 ईयर्स में यूपी पीसीएस किस तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स को किस तरीके से देख रही है ये हम उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है यार दोस्तों, माय नेम इज़ मुकुल दुबे और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस ने 2026 के लिए अपना नोटिफिकेशन तो नहीं लेकिन डेट पहले से ही जारी कर दी है 6 दिसंबर। तो हम उसी को लेकर के आज बहुत इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं आपके लिए कि यूपी पीसीएस प्री के लिए हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। ये जो वीडियो है बेसिकली 2026 में जो भी स्टूडेंट इस बार अटेम्प्ट कर रहे हैं और जिनको इस बार में पास होने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि अटेम्प्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो उनके लिए तो मस्ट है। मतलब उनके लिए ये क्लियर कट गाइडेंस है कि नेक्स्ट 5 to 6 मंथ बेसिकली आपको 5 मंथ हैं क्योंकि दिसंबर की शुरुआत में ही है। नेक्स्ट जो 4.5-5 महीने की तैयारी है वो आपको कैसे करनी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वो स्टूडेंट जो आगे के अटेम्प्ट देना चाहते हैं 27 या आगे, उनके लिए एक जनरल वीडियो उनके लिए भी बेनिफिट होगा कि आगे अगर प्रिपरेशन करना है तो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की जो है डायरेक्शन वो क्या होगी। मेन बात यह है कि ये वीडियो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए है, तो हम लोग इसमें जो भी डिस्कशन करेंगे वो प्रीलिम्स के लिए है। मेन से रिलेटेड क्वेरीज और वीडियोज जो होंगी वो कोशिश करेंगे हम आपके लिए आगे लेकर आएँ। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोग एक एक करके बारी बारी से सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसका क्या सोर्स होना चाहिए, स्ट्रेटजी टैकल करने की क्या होनी चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी, क्योंकि हम बनाएंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो भी स्ट्रेटजी टैकल करेंगे हम वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि किस सब्जेक्ट पर फोकस हमारा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे क्योंकि हमको मिनिमम पॉसिबल एफर्ट्स के साथ में हमको ये पेपर क्वालिफाई करना है तो सभी सब्जेक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होता या फिर सब सब्जेक्ट में इक्वल हमको चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं। तो कौन सी सब्जेक्ट की किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है ये हमारा कन्वर्सेशन का पार्ट है। कौन सी सब्जेक्ट को ही ज़्यादा फोकस करना है ये हमारा कन्वर्सेशन का पार्ट है। और लास्ट 4 to 5 ईयर्स में यूपी पीसीएस किस तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स को किस तरीके से देख रही है ये हम उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली हम समझ लेते हैं कि प्रीलिम्स का एक मोटा मोटा एरिया जो कि इस बार पेपर दे रहे हैं वैसे सबको पता ही होगा। यूपी पीसीएस 6 दिसंबर 2026 को जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और इसके 2 पार्ट हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है जनरल स्टडीज का और सेकंड पार्ट है सी सेट का। सी सेट भी एक फियर होता है, हालांकि वो फियर ज्यादातर यूपीएससी में होता है, तो हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कुछ सावधानी अगर इसमें बरती जाए तो ये बहुत इजी है। यूपीएससी के अगर कंपैरेटिव देखा जाए तो ये बहुत इजी है, तो इसको हम लास्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमारा मेन पॉइंट ये है कि यहाँ हमको क्या स्ट्रेटजी रखनी है। सेकंड, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूपीएससी से कंपैरिजन। सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, लेकिन अप्रोच सबकी अलग अलग होती है। यूपी पीसीएस की कुछ मामले में अलग अप्रोच है, यूपीएससी की अलग अप्रोच है। तो जहां भी मुझे ये लगेगा कि आपको यहाँ पे, क्योंकि मैं दोनों पेपर देता रहा हूं और प्रीलिम्स शायद ही मेरा दोनों में से किसी का रुकता है, प्रीलिम्स जनरली मेरा किसी का भी नहीं रुकता है, ना स्टेट पीसीएस का ना यूपी पीसीएस का यूपीएससी का। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन करके आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि कहाँ आपको जो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट वो होते हैं जो दोनों तैयारी करते हैं, तो यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में आपको किस तरीके से यूपी पीसीएस को साथ में लेना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन करेंगे कहाँ यूपी पीसीएस में फोकस हमको करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि सिलेबस में किन किन सब्जेक्ट्स का जिक्र है, उनके अनुसार हम डिस्कशन करेंगे।
ठीक है। तो सब्जेक्ट में बेसिक जो सब्जेक्ट है सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये जनरल साइंस, ये सिलेबस में मेंशन है। पॉलिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और इसके अलावा एक सब्जेक्ट है इकोनॉमी, देन है करंट अफेयर्स। ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सब्जेक्ट्स के अंदर हमारी क्या अप्रोच होने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे लेक्चर में फोकस ये करना है कि जो मैं अप्रोच बताऊंगा या जो डायरेक्शन बताऊंगा आपको उस पे जाना है, और उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपका मटेरियल पढ़ने का है उस मटेरियल में आपको फोकस करना है, ठीक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी बात कर लेते हैं, उसके बाद में जब हमारा पूरा सेशन एंड होगा तो एंड होते टाइम हम लोग कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस के कट ऑफ में मैं एक चीज देख रहा हूं लगातार कि एक साल कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, एक साल कट ऑफ बहुत लो जा रहा है। तो हमको उस चीज को कैसे टैकल करना है, क्योंकि समस्या जो है जनरल स्टूडेंट की वो ये नहीं है कि पेपर कठिन आ रहा है, समस्या ये है कि कभी कभी पेपर सरल आ रहा है और जो बहुत पढ़ते हैं उसमें भी फेल होते हैं। तो हमारी जो अप्रोच होगी वो ऐसी होगी कि पेपर अगर सरल आता है तो कट ऑफ हाई जाता है, तो उसमें कैसे बचना है, कठिन आएगा तो पेपर लो जाएगा। कि जैसे कि 2024 का था पेपर, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था, कट ऑफ लो गया था लेकिन बच्चे बाहर थे, और 2025 में सिंपल मॉडरेट लेवल पे पेपर था, इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे बाहर थे। तो हमको वो भी लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हिस्ट्री के ऊपर। अब मैं कुछ सब्जेक्ट आपको बाद में बताता हूं कि कहां फोकस करना है। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री यूपीपीसीएस का बेहद पसंदीदा सब्जेक्ट है। मतलब मैं ये कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि यूपीएससी भी शायद किन्हीं मामलों में यूपीपीसीएस से हिस्ट्री के मामले में कई बार पीछे हो जाती है। तो यूपीपीसीएस का बहुत पसंदीदा अगर कोई सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री है, और ये कई कई बार 30-32 क्वेश्चन तक ये लेके जाता है 150 में से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये क्रूशियल, असेंशियल, नेसेसरी, कुछ भी कहिए, ये सब्जेक्ट है, आप इसको बाईपास नहीं कर सकते। सिलेबस में जो हिस्ट्री लिखी हुई है वो दो तरीके से मेंशन है। एक लिखा हुआ है इसमें इंडियन हिस्ट्री, प्लस स्पेशली मेंशन है फ्रीडम मूवमेंट। सिलेबस मैं इसलिए बता रहा हूं कि नेशनल मूवमेंट या फ्रीडम मूवमेंट कि सिलेबस हमको बहुत सारी डायरेक्शन देता है, और ये बात सच होती है कि सिलेबस में जो स्पेशल टर्म मेंशन होते हैं किसी भी सिलेबस में, वहां पर पेपर बनाने वाले का फोकस होता है, ठीक। लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि इंडियन हिस्ट्री का दो पार्ट बेसिकली अगर मान ले, क्योंकि अगर फ्रीडम मूवमेंट हम करेंगे तो हम इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। एक बार हम मान लेते कि ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसमें दो सब्जेक्ट बचेंगे हमारी, एंशिएंट और मीडिएवल। अब खेल कहां होता है यूपीपीसीएस में, मैक्सिमम जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, हालांकि यूपीएससी ने भी अपनी अप्रोच कुछ सालों में चेंज किया, पिछले 3-4 साल ऐसे हैं कि वो अप्रोच चेंज किया, लेकिन फिर भी जो जनरल परसेप्शन स्टूडेंट के अंदर ये है वो ये है कि सारा फोकस यहां जाता है। और यूपीपीसीएस के साथ अगर आप हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपने फोकस यहां किया, अच्छी बात है। इन दो एरिया को अगर आपने छोड़ने की, मतलब या कमजोर पढ़ने की कैसे भी अगर भूल करते हैं तो आपसे पूरा का पूरा हिस्ट्री वाला पोर्शन आपका बिगड़ सकता है। यूपीपीसीएस का ये वाला जो पोर्शन है
वो सबसे आप डिफिकल्ट कह सकते हो या सबसे क्रूशियल बोल सकते हो, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ रहा है वो क्वेश्चन जनरल पूछ रहा है। अब हिस्ट्री में क्वेश्चन का टाइप क्या है? हिस्ट्री में 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है मैच द कॉलम, एक आता है जनरल स्टेटमेंट्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, जो कि हर एक स्टूडेंट जहां परेशान होता है, वो आती है क्रोनोलॉजी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का। बीते 4 से 5 साल का अगर आप पेपर देखोगे तो हिस्ट्री के 1/3 से ज्यादा क्वेश्चन, जितने हिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं, वो क्रोनोलॉजी बेस्ड है। क्रोनोलॉजी एंशिएंट में भी पूछी जा रही है, क्रोनोलॉजी मीडिएवल में भी पूछी जा रही है, और मैक्सिमम क्रोनोलॉजी मॉडर्न में पूछी जा रही है। पहली बात। अब हम इसमें कुछ आपको थीम्स बता सकते हैं, जैसे कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री से, मीडिएवल हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ कुछ थीम्स बताता हूं। अगर आप उस पर फोकस करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेंगे। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री पर जब हम जाते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में एंशिएंट एंड मीडिएवल दोनों का ही बताता हूं आपको। एक पोर्शन वो पूछ रहा है बुक्स, ये इजीएस्ट पार्ट आप कह सकते हो। अगर आपने इस थीम को आइडेंटिफाई कर लिया है तो कुछ क्वेश्चन आपके सीधे सीधे तैयार होते हैं। ठीक, तो बुक्स से एंशिएंट और मीडिएवल वाले पार्ट में ही क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे। ठीक है, यहां हम लोग फोकस नहीं करते हैं, सीधा पढ़ते चले जाते हैं। यहां से 3 से 4 क्वेश्चन वो दे रहा है। दूसरा दे रहा है ट्रेवलर्स से। एंशिएंट और मीडिएवल में बहुत सारे ट्रेवलर्स हैं, आप जानते हो। मेगास्थनीज से पूरी कहानी शुरू होती है और पूरा ह्वेनसांग, फाहियान, सिंह, ये एंशिएंट में, फिर मीडिएवल में वेलोरिन वगैरह ये सब आती है, कहानी पूरी हो रही है। तीसरा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो सब लोग मिस कर दे रहे हैं, पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, अकबर पढ़ लिया, बाबर पढ़ लिया, दिल्ली सल्तनत पढ़ लिए, मौर्य साम्राज्य का जो पूरा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उनका रेवेन्यू मॉडल है, वो पढ़ लिया, गुप्ता एज पढ़ लिया, डार्क एरा, सब कुछ पढ़ लिया। क्वेश्चन वो पूछ रहा है रीजनल डायनेस्टीज से। रीजनल डायनेस्टीज आइडेंटिफाई करोगे तो आपका कब कब मिलती हैं? एक तो पोस्ट मौर्य में मिलती हैं, दूसरी पोस्ट गुप्ता एरा में मिलती हैं रीजनल डायनेस्टीज। पोस्ट गुप्ता में जो भी अर्ली मीडिएवल वाला जो पार्ट है, पूर्व मध्यकालीन, क्या परमार, चौहान, चंदेल, कलचुरी, सोलंकी, ये जो पाल, सेन, ये सारा का सारा पोर्शन है। नीचे वाले जो कादरमक वगैरह जो हैं, गंगे हैं, चालुक्य हैं, चोल हैं, ये सब इसी टाइम पे आते हैं। और कुछ डायनेस्टीज आपकी मीडिएवल टाइम में भी मिलती हैं। इसमें भी रीजनल डायनेस्टी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें बंगाल, कश्मीर, कश्मीर में जैनुल आबदीन वगैरह आपने सुना होगा। हैदराबाद वाला जो रीजन है, बीजापुर वगैरह, बीजापुर, उसके बाद उसका जो विभाजन, बहमनी, बीदर, ये सब यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको लगेगा कि यहां इतनी सारी डायनेस्टीज हैं, तो इतनी सारी डायनेस्टीज से क्वेश्चन तो पूछ रहा है, लेकिन मेन बात यह है कि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि अंदर घुस के किसी का प्रशासन पूछ रहा है या बहुत डिटेल में। वो ज्यादातर बेसिक बेसिक जानकारी ले रहा है कि किस कौन सी डायनेस्टी का किस, या तो क्रोनोलॉजी लगवा ले रहा है डायनेस्टी का, कौन सी डायनेस्टी पहले थी, कौन सी बाद में थी, या फिर कोई मेजर डायनेस्टी है, जैसे चालुक्य हैं, चोल मान लो, चोल हैं। अब पूरी गवर्नमेंट का फोकस है ऐसे हिस्ट्री के ऐसे महान जो राजा हैं, जो इनका, जैसे चोल डायनेस्टी बहुत महान डायनेस्टी मानी जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था, दक्षिण का सबसे बड़ा साम्राज्य था और उत्तर तक उसका बहुत हद तक विस्तृत हुआ था। तो चोल डायनेस्टी के, अब यहाँ पे बेसिक है कि जहां पर गवर्नमेंट का फोकस होता है वहां आपको फोकस करना चाहिए। तो वहां पर वो राजाओं से रिलेटेड पूछ लेगा कि राजेंद्र चोल, राजराज, और ये सब जो उनके 2 3 4 5 नाम है, तो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ क्रोनोलॉजी पूछ लेगा कि आगे पीछे कौन से हैं।
बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा है आपसे कि बहुत सारे अभिलेख आपसे पूछ ले रहा है या फिर कुछ कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा है। डायनेस्टीज की जो बड़ी डायनेस्टीज हैं अगर, तो उनके राजाओं की क्रोनोलॉजी वगैरह, या फिर कुछ साहित्य कोई रचना हुई है, आर्ट एंड कल्चर कोई रिलेटेड कोई फैक्ट है, जैसे कि मत्त विलास प्रहसन किसने लिखा, महेंद्र वर्मन का जो है, या फिर जो प्राकृत में हॉल की जो रचना है वो, इस टाइप के जो बेसिक फैक्ट होते हैं। और ये सारे फैक्ट आपको बहुत दूर नहीं जाना है, ये सब लूसेंट में है। बट दिक्कत ये है कि हमारा जो पढ़ने का फोकस होता है ना, तो हिस्ट्री हम खत्म मान लेते हैं कि मौर्य पढ़ लिया, गुप्ता पढ़ लिया, या फिर हमने वहां से मुगल और दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया, वहां पर हिस्ट्री खत्म हो गई। हिस्ट्री वहां एंड नहीं होती है। हिस्ट्री वहां, आज के जो क्वेश्चन पेपर का जो सेटर का जो माइंडसेट है, वहां पर 10 से 20% हिस्ट्री कवर हो रही है। बाकी हिस्ट्री यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। और आप पेपर उठा कर देख लीजिए, अगर इसके पार कितने क्वेश्चन हैं, तो आपको लगेगा कि मैक्सिमम पोर्शन एंशिएंट मिडिवल का यहीं से कवर है। ठीक है, तो आपको इन थीम्स पे ध्यान देना है। पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो इन सारे चीज पे, रीजनल डायनेस्टीज पे फोकस करना है। ठीक है, इसके अलावा मॉडर्न में सोर्सेस में आपको साथ साथ बताते चलता हूं अभी। तो पहले मैं इसका मॉडर्न का बता देता हूँ। मॉडर्न जो है वो यूपीएससी का मुझे थोड़ा सा सिंपलर साइड लगता है यूपीएससी के मतलब मुकाबले। यूपीएससी थोड़े से इनोवेटिव क्वेश्चन पूछता है मॉडर्न में, और थोड़े कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, कंफ्यूजिंग भी होते हैं। यूपीपीसीएस कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिंपलर साइड में क्वेश्चन पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ज्यादातर क्वेश्चन क्रोनोलॉजी, ज्यादातर मॉडर्न का पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है उसका क्रोनोलॉजी पे। क्रोनोलॉजी में क्या क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस से पहले जितनी भी संस्थाएं खुली थी, जितने भी संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन थी, वो क्रोनोलॉजी पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, दूसरा क्रोनोलॉजी का है, क्रोनोलॉजी का या फिर क्रोनोलॉजी से हटके भी जो क्वेश्चन पूछता है मॉडर्न में, वो है पर्सनालिटीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न में। जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों कंबाइन होकर भी बहुत ज्यादा आते हैं, ये इंटर रिलेटेड भी आते हैं। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की, या फिर मैच दी कॉलम में पूछ लेगा कि ये संस्था किसने की, या फिर कंफ्यूजन करके पूछ लेगा। जैसे यूपीएससी के यूपीपीसीएस ने एक नई बात पकड़ी है, मैच द कॉलम में मिलवाने की बजाय वो ये पूछ रहे हैं इनमें से गलत कौन सा है। वो यूपीएससी में पहले आता था, अब यूपीपीसीएस ने वो चीज पकड़ना शुरू कर दी है। तो थोड़ी सी रेयर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन पे आपको फोकस करना चाहिए। और इसको सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, या फिर मैं तो कहूंगा कि लूसेंट तो एक ऐसी किताब मैं आपको बता रहा हूं कि वो आपको आपके जितना भी मटेरियल है उसके प्लस में करके आप लूसेंट रखिए। जितने चार्ट हैं लूसेंट में किसी भी सब्जेक्ट के, वो आपको एकदम मेंटल स्टेट में आपके घुसे होने चाहिए। अब वो रेयर जो बॉडीज होती हैं, जैसे सेवाग्राम है, सेवाग्राम नहीं, और भी जो सोशल सर्विस लीग, ये सब जो बहुत सारी लीग्स बनी है, यहाँ पर वुमेन से रिलेटेड है, तो कौन सी पर्सनैलिटी उससे जुड़ी हुई है, वो कब, डेट्स। हम कहते हैं हिस्ट्री में डेट्स आती हैं, लेकिन अगर आप पेपर को उठा के देखोगे तो डेट्स केवल मॉडर्न इंडिया में आती हैं। एंशिएंट मिडिवल में डेट्स नहीं पूछता है वो। क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, आपको आइडिया होगा कि आगे कौन सा है पीछे कौन सा है, डेट्स नहीं पूछता एंशिएंट मिडिवल में, कभी नहीं पूछता। डेट्स मॉडर्न का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सी संस्था कब बनी थी, पर्सनैलिटीज। और तीसरा जो है फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं, जो मूवमेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स हैं, वो तो आपको जानना ही है। इन इंसिडेंट्स में फिर वही क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी, इंसिडेंट के अंदर क्या हुआ, कौन सी पर्सनैलिटी एसोसिएटेड थी, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं कि इसका जो 80% पार्ट है सिलेबस का, वो आफ्टर 1857 है। यहां के बाद की जो भी कहानी है वो आपको समझना है, फोकस ऐसे करना है, मतलब पढ़ते हुए। जैसे इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि पढ़ते हुए आपको कहां फोकस करना है। तो पढ़ते हुए जैसे आपको कोई इंस्टीट्यूशन नजर आ रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या है, उस टाइम पीरियड में कौन उससे पर्सनैलिटी जुड़ी हुई है और क्या उससे घटना है,
वो आपको फोकस करना है। इतना सा पार्ट यूपीपीसीएस में मेमोरी बेस्ड है, बेसिकली मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आते हैं मॉडर्न पार्ट में, एकदम मेमोरी बेस्ड है, बस आपको फोकस करना है इन सब चीजों पे, ठीक है। सोर्स हमारा क्या हो सकता है? सोर्स की जब हम बात करें हिस्ट्री के लिए, तो जिनका अंडरस्टैंडिंग वीक है, जिन जिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हिस्ट्री को फैक्चुअल तरीके से अभी तक देखा है, वो एक बार पूरा टाइम है एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें। एनसीईआरटी 11-12 की, ज्यादा नहीं, और उसमें भी अगर मैं कहूं तो ओल्ड वाली पढ़ लें, इनफ है। क्योंकि मैं जैसे अगर मैं यूपीएससी का पेपर होता तो हम जरूर कहता न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी से फैक्ट भी पूछ रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी बेटर है। लेकिन अगर आपको एक कहानी के रूप में पढ़ना है कि आपको एक आपकी रिदम ही नहीं बन रही है, तो ओल्ड एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें एक बार। केवल ओल्ड एनसीईआरटी से यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का काम आपका चल जाएगा। जैसे कि आर एस शर्मा एक आती है, अभी पढ़ लें क्योंकि पेपर के नजदीक ही आपको टाइम नहीं मिलेगा। सतीश चंद्र आती है, और मॉडर्न का आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हैं वो इनफ है मॉडर्न के लिए, ठीक है। मॉडर्न का आप स्किप कर सकते हैं एनसीईआरटी, लेकिन ये दो तो आप जरूर पढ़ लें अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि लूसेंट भी आपको जब समझ में आएगी जब एनसीईआरटी आपको कोर्स से अच्छे समझ में आती है, ठीक है। दूसरा इसमें हम जो देखना है वो है लूसेंट, ठीक। अब एक बुक और मैं आपको बता रहा हूं, एक किरण पब्लिकेशन की किताब आती है हिंदी मीडियम विशेषकर, क्योंकि वो इंग्लिश में नहीं आती। ये किताब ज्यादा मोटी नहीं है, लैंग्वेज सिंपल है। अगर आपको जैसे एनसीईआरटी पहले ही पढ़ के खत्म कर दें, एनसीईआरटी को हमेशा जो स्ट्रेटजी जो मैं अपने स्ट्रेटजी अपनाता हूं, प्रीलिम्स के पेपर से काफी पहले उसको पढ़ के अंडरस्टैंड बनाए खत्म कर दो, क्योंकि पेपर में काम आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन और डेटा आना है, एनसीईआरटी से वो कलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए पहले पढ़ के एनसीईआरटी खत्म कर दें। लूसेंट के अलावा अगर आप किरण पब्लिकेशन को देख सकते हैं, तो अगर आप इसको देखेंगे तो शायद आपके सारे फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप किरण देख रहे हैं तो इस या तो मॉडर्न वाली स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है, मतलब ये तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने की, रिपीटेशन करने का कोई फायदा नहीं है। स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो किरण में से मॉडर्न वाला पार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी कई सारी बुक्स और आती हैं मार्केट में, वो उनको भी आप देख सकते हैं। बट ये अच्छी किताब है, मैं इसका यूज कर सकता हूँ इंसेंट मिडिएवल के लिए, इवन मॉडर्न के लिए भी। तो मतलब सारा काम लगभग हो जाता है, 90% 95% कवर हो जाता है। दूसरी बात, 30-35 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 बाउंसर मारेगा आपको। आपकी स्ट्रेटजी कभी नहीं होनी चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। पेपर में आपको जब कट ऑफ का एनालिसिस बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में कितना जरूरी है पास होने के लिए। तो आपको हर एक जो पेपर है उसमें कंप्लीट अटेम्प्ट या फिर उसमें पूरे पूरे सही करने के लिए नहीं भागना है, हमको पेपर पास करना है। और पेपर पास करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है सिंपल क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री का पोर्शन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं अभी। फिर दूसरा जो इसका पार्ट है वो है पॉलिटी। ये ईजीएस्ट पार्ट है यूपीपीसीएस का, ईजीएस्ट, और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है यूपीएससी से। यूपीएससी पॉलिटी में कई प्रकार के इनोवेशन करता है। अभी इस साल का पेपर तो आप देख लोगे, वो तो पॉलिटी के बाहर पॉलिटिकल साइंस से लेकर के लॉ से लेकर के सब कुछ करता है। यूपीएससी में अभी तक ऐसा कोई ट्रेंड नहीं देखा गया है। दूसरी बात, 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और खुशी की बात यह है कि 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप पॉलिटी ठीक से पढ़े हो, जो मैं बता रहा हूं, जो भी बेसिक थीम्स भी अगर आपने कवर कर ली, तो मैं कह रहा हूं 22 से 23 क्वेश्चन आप इसके करने के लिए एलिजिबल होंगे। मैं लिटरली बता रहा हूं, कई लोग 25 अगर आ रहे हैं तो 25 से 25 भी मार देते हैं। रीजन उसका ये है कि पॉलिटी में वो पूछ क्या रहा है इस पर डिपेंड करता है। वो पूछता क्या है, पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन जो उसके आते हैं, एक आता है आर्टिकल, आर्टिकल से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें मैच दी कॉलम ये सब पूछता है वो। दूसरा शेड्यूल्स वगैरह जो उसकी बेसिक नॉलेज होती है, ठीक है। कुछ डेटा होता है, जैसे कौन से स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीट हैं, कौन से स्टेट में लोकसभा की कितनी सीट हैं, ये सब जो बेसिक डेटा जो होता है वो पूछता है। और इसके अलावा जो वो क्वेश्चन पूछता है, वो जो संविधान का जो कोर और फंडामेंटल
जो लिखा हुआ है उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से 2-3 स्टेटमेंट बना दिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्वेश्चन उससे आएंगे, बट मुझे ऐसा जो जितना मैंने पेपर एनालाइज किया है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं देता। मतलब अगर आपने ठीक से पढ़ा है, मेमोरी आपकी स्ट्रांग है, तो कौन सा इमरजेंसी कब लगती है, कौन सी इमरजेंसी कब हटाई जाती है, बेसिक पूछता है। मतलब कौन सा आर्टिकल है जो इमरजेंसी पे ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता है, कौन से आर्टिकल है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, किस इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाते हैं। तो लक्ष्मीकांत का जो बेसिक पोर्शन है उससे इनफ है, मतलब यूपीपीसीएस में, और लगभग सारे क्वेश्चन आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, अब लक्ष्मीकांत, इसमें मैं सलाह ये देता हूं कि जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, जैसे अभी आपके पास टाइम है, तो लक्ष्मीकांत से जब पीवाईक्यू मैं आपको बताऊंगा, जैसे पीवाईक्यू में क्या आपको एनालाइज करना है, कुछ कुछ चीजों को या तो आप हाईलाइट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। इसके बाद जब पेपर नजदीक आना है तो आपको लक्ष्मीकांत को छोड़ सकते हैं। पेपर से 1 महीने पहले आपका जो साथी है, फिर मैं कह रहा हूं लूसेंट है। ठीक, पीवाईक्यू की अभी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सबके दिमाग में ये बार बार आ रहा होगा कि सर घटना चक्र, पीवाईक्यू, ये सब क्या है, वो मैं अभी बताऊंगा। ये मैं बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। तो ये बिल्कुल नजदीक, पेपर के बिल्कुल कह सकते हो एकदम नजदीक वाली कहानी है। और ये जो है अभी आप एक बार कंप्लीट करके कुछ कुछ चीजें हाईलाइट, जैसे मेरा ये तरीका लक्ष्मीकांत का, बहुत से लोग नोट्स बनाते हैं, मैं कभी भी नोट्स नहीं बनाता। मेरा जो स्टाइल लक्ष्मीकांत का वो ये है कि उस पर हाईलाइट कर लिया, अब उसको पढ़ने में मुझको 2 दिन लगेंगे। बहुत फास्ट रिवाइज करना 1 दिन लगता है। तो आपको पता है कि पेपर में क्या आना है, उन्हीं उन्हीं चीज़ों को देखना है। फटाक से टेबल देख ली कि भाई कितने कौन से स्टेट में क्या है। वो जो स्पेशल आर्टिकल्स होते हैं 371A 371B, ये सब स्पेशल आर्टिकल होते हैं, वही उससे 2-3 वो स्टेटमेंट बनाएगा। तो आर्टिकल्स में आपको जो रेयर आर्टिकल होते हैं, स्पेशल आर्टिकल होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो आपकी हाईलाइटेड चीजें होती हैं। लक्ष्मीकांत के जो टेबल्स होते हैं, यहाँ भी टेबल्स को फोकस करना, वो टेबल्स देता है बीच बीच में, यहां से बहुत क्वेश्चन देता है यूपीपीसीएस। ठीक है, और यही सब चीजें, हाँ इसमें एक चीज और आती है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, जो कि लक्ष्मीकांत में ही है, वो भी शुरुआत में, ये लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं कि कितने मेंबर शुरुआत में थे, कितने मेंबर बाद में थे, कौन सी कमेटी में कौन था कौन नहीं था, बिल्कुल बेसिक फैक्ट। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये आपके लिए लो हैंगिंग फूड है। इससे ज्यादा सिंपल कोई सब्जेक्ट यूपीपीसीएस में नहीं आती है। तो बेसिक इतना ही है इसका। इसमें आपको, हाँ अगर सिंपल है तो आपको इस पर हल्के में नहीं लेना है। हमेशा पेपर की स्ट्रेटजी होती है, जो चीज सिंपलर साइड है या फिर जो चीज आपको ज्यादा अच्छे से आती है, उसको पहले आप सिक्योर करिए। क्योंकि सिंपल हो सकता है या फिर आपको लग रहा है कि आप कर लोगे, लेकिन इसके नंबर बराबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में एक क्वेश्चन करने का वो ज्यादा मार्क्स देगा। तो जितने सिंपल चीजें हैं या पर जिसमें आप स्ट्रांग हैं, हमेशा स्ट्रेटजी होती है कि आप उसको तो कभी खराब नहीं होने देंगे। ठीक है, तो इसको आप पहले से करके रखिए और इस पर पूरा फोकस आपको करना है। ठीक है, मैं एक आपको गोल्डन ट्रायंगल की थ्योरी भी अभी बताऊंगा कि वो कैसे वर्क करती है यूपीपीसीएस में। ठीक है, पॉलिटी का इतना ही है। इसके बाद जो आता है वो आता है साइंस। हिंदी मीडियम का जो भी स्टूडेंट है यूपीपीसीएस में, वो सबसे ज्यादा अगर कहीं स्ट्रगल करता है, हो सकता है आर्ट बैकग्राउंड का, सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है वो करता है साइंस में। और आश्चर्य की बात यह है कि वो स्ट्रगल इसलिए नहीं करता है कि साइंस डिफिकल्ट आती है, वो स्ट्रगल इसलिए करता है कि उसको लगता है कि साइंस बहुत डिफिकल्ट है या फिर डिफिकल्ट आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीपीसीएस के जो सिलेबस है उसमें वो सीधा सीधा मेंशन करता है जनरल साइंस। ठीक, जनरल साइंस के साथ में वो स्पेशली उसमें लिखता है कि हम जो पूछेंगे वो पूछेंगे साइंस के एप्लीकेशन। और आपने नोटिस किया होगा कि पेपर में पूछता क्या है कि चूहा मारने की दवा कौन सी है, उसका नाम क्या है, या फिर पेट में ब्लॉटिंग हो जा रही है वो किस चीज से हो रही है, या फिर फोटो फ्रेमिंग में कौन सा केमिकल यूज हो रहा है। ये साइंस नहीं है, साइंस के फैक्ट्स हैं। और जनरल यूज में जो भी हम यूज करते हैं मटेरियल, कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, वो कुछ भी नहीं पूछ रहा है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल नहीं पूछ रहा है आपसे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी नहीं पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन एसएससी पूछ लेता है कभी कभी बहुत डिफिकल्ट,
यूपीएससी का तो जोन अलग है साइंस में, क्योंकि वो पूरा का पूरा टेक्निकल जो फील्ड होती है न्यू न्यू उसमें जाता है। अदर जो एग्जाम होते हैं जो थोड़े अनसर्टेन होते हैं उनमें साइंस की टेक्निकलिटी के बहुत अंदर घुस जाता है। कभी हरियाणा पीसीएस का प्रीलिम्स पूछोगे तो वो परख नली के अंदर वो प्याज का रस भी मिलवा लेता है, सब करता है। यूपी पीसीएस आज तक साइंस से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वो सालों से विटामिन पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है, अभी भी पूछ रहा है, आगे भी पूछता रहेगा। साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन कहां से मिलती है आपको, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका सोर्स क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, डिजीज क्या है। अब मैं साइंस में आपको एक एक करके तीनों पार्ट जो आपको बता देता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि साइंस आपको डराना नहीं है। साइंस में आपको जो वो पीवाईक्यू पूछ रहा है उससे जब आप देखोगे तो कुछ चार्ट्स भी अगर आप याद कर लोगे ना तो साइंस के 80% क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में तो हो जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो जैसे हम सबसे पहला पोर्शन उसका लेते हैं केमिस्ट्री। मैं इसको स्पेसिफिक कर देता हूं कि केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन वो पूछता है कंपाउंड से। फिटकरी का फॉर्मूला, फिटकरी का यूज, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, ये सब चीजें, एसिड बेस, बिल्कुल बेसिक चीजें जो इस धरती पर पाया जाता है। जो भी एलिमेंट है, जो भी कंपाउंड है, उसका यूज क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड फॉर्मूलेस क्या हैं, इनके चार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम कार्बोनाइट का फॉर्मूला क्या है, आप इसका यूज क्या होता है। तो ये सब जब आप लूसेंट पढ़ोगे ना, लूसेंट के चार्ट बने हुए हैं। जैसे एलोइड होते हैं, तो जैसे ब्रास है, ब्रास कौन कौन से कंपाउंड से मिलकर बनती है, चार्ट बना हुआ है। गन मेटल कौन से, सिल्वर मेटल कौन से कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, जर्मन सिल्वर वगैरह। गन मेटल कौन से कंपाउंड से, ये सब बेसिक चार्ट है, ठीक है। ओर्स वगैरह कौन से, अब नॉन मेटल मेटल में अगर आप इसकी डीप टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, वो अभी भी यही पूछ रहा है ओर्स कहां से आते हैं, कौन से मेटल का कौन सा ओर है, वो अभी भी पूछ रहा है। लेड का ओर क्या है, सब बेसिक, बिल्कुल बेसिक पूछ रहा है अभी भी। फिजिक्स में एक दो क्वेश्चन अभी भी यूनिट से लगातार आ रहा है, ठीक है। फोर्स वगैरह से एक दो क्वेश्चन आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी इसमें आप पढ़ोगे वो लूसेंट में दिया हुआ है। फोर्स, टेम्परेचर, हीट वगैरह जो है, हीट वगैरह, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह। इसमें ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस आपसे नहीं पूछ रहा है बर्नौली थ्योरम क्या होती है, उसमें विस्कोसिटी क्या होती है, इतना पूछेगा आपसे। वो नहीं पूछ रहा कि उसका साइंटिफिक उसका क्या रीजन है और क्या, इतना अंदर कुछ नहीं पूछने वाला वो आपसे, ठीक है। तो ऐसा कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है इसके लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। हाँ, एक पोर्शन है जो एक्सटेंसिवली भी पूछता है, वो है बायोलॉजी। इसमें कुछ क्वेश्चन पोर्शन अगर आप फोकस करोगे तो ठीक रहेगा। जैसे बायोलॉजी का पोर्शन भी बड़ा है, बायोलॉजी से क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे। बायोलॉजी से एक जो मेन पोर्शन उसका है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसको बोलते हैं मानव शरीर संरचना, ठीक है। बायोलॉजी में अगर आप पेपर एनालिसिस करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछता है। इसके अंदर एक तो बॉडी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, इसी के अंदर डिजीज आ जाएंगी, इसी के अंदर न्यूट्रिशंस आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बायोलॉजी के अंदर फोकस मानव पर करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड पूछता है। बाकी बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, प्लांट से भी बायोलॉजी है, या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स वगैरह, ये सब कुछ नहीं आता है। केवल और केवल ह्यूमन फिजियोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इसी में न्यूट्रिशन के अंदर विटामिन वगैरह ये सब न्यूट्रिशन में आ जाती हैं। डिजीज पूछता है, कौन सी डिजीज वायरस से होती है, कौन सी डिजीज जो है बैक्टीरिया से होती है, कौन सी डिजीज जो है अलग अलग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर कोई डिजीज किसी रोग किसी की कमी से, जैसे हीनता जन्य रोग जिसको बोलते हैं, उसकी कमी से होती है, वो सब चीजें पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 80% जो क्वेश्चन आते हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं। तो अगर जब आप जैसे लूसेंट में पलट रहे हैं
तो वहां पर आप मेन फोकस इस पे कर सकते हैं, जिसमें ब्लड वगैरह जो भी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। ये मेरा अनुभव है, मैंने अच्छी तरह से इसको देखा है। तो इसमें हमेशा ही क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से ज्यादातर रिलेटेड पूछता है। सोर्स क्या है साइंस का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। बहुत सिंपल, सीधा, सरल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसकी भी अच्छी है उसके लिए केवल एक सोर्स मैं मानता हूं, वो है लूसेंट। 90% क्वेश्चन अभी भी लूसेंट कवर कर रही है साइंस के। प्लस जिसका अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, 9th और 10th की बेसिक जनरल साइंस की जो बुक है, जनरल साइंस की जो बेसिक बुक है वो, ठीक। 9th 10th 11th 12th पढ़ने की कोई नीड नहीं है, 9th 10th की किताब से काम आपका चल जाएगा। जनरल साइंस की किताब है। तो अगर आप जैसे अभी तो टाइम है आपके पास, कितना ही टाइम लगा, बहुत छोटी छोटी किताब है, बहुत छोटे छोटे उसमें अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें दे रखी हैं कि वंडरवाल फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन वगैरह, वो अच्छे से समझा रखा है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, लूसेंट डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लूसेंट को पढ़ लें, साइंस का कवरेज आपको हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अदर सब्जेक्ट पे जाए बिना आपको एक चीज बता रहा हूं जो कि हैक है यूपीपीसीएस की। इसको मैं हमेशा बोलता हूं, ये गोल्डन ट्रायंगल है यूपीपीसीएस का। ये कह सकते हो एक हैक है। इसके अंदर जो 3 सब्जेक्ट मैंने बताई है, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, अगर ये 3 सब्जेक्ट में आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई हुई तो यूपीपीसीएस का 60 से 70% कवर आपने कर लिया। जब आप क्वेश्चंस मिलाने के लिए जाओगे, करंट अफेयर्स को छोड़कर, वो तो मस्ट है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, करंट अफेयर्स अलग चीज है। सब्जेक्ट वाइज आप देखोगे तो ये इतना कवर कर देता है। ये केवल 3 सब्जेक्ट में इतनी क्षमता है यूपीपीसीएस में कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इसलिए बता रहा था आपको कि यहां आपका गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। मैं आपके इसके सोर्सेस भी बता चुका हूं, सिंपल तरीके से आपको पढ़ना है। लेकिन ये यूपीपीसीएस की हैक है कि अगर आपकी इन पर कमांड अच्छी है, हिस्ट्री के तीनों पोर्शन पर कमांड अच्छी है, साइंस के तीनों पोर्शन में कमांड अच्छी है, तो यूपीपीसीएस के जनरल चांस आपके क्वालिफाई करने के हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आप सब्जेक्ट तो आप हम लोग पढ़ेंगे ही, इसके तो किसी चीज को नहीं करते, लेकिन फोकस कहाँ करना है उसके हिसाब से। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ज्योग्राफी को लेकर स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है। यूपीपीसीएस की जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमारा जनरल कंफ्यूजन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ होता है। यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यूपीएससी के अंदर ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग भी आती है। यूपीएससी के अंदर ज्योग्राफी एक बड़ा सब्जेक्ट है। इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ी है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। फिर दोनों में ही आपको फिजिकल ज्योग्राफी अलग पढ़ना है, सोशल ज्योग्राफी अलग पढ़ना है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी अलग पढ़ना है। ये एक कहानी है पूरी। यहां हमको यूपीपीसीएस में ज्योग्राफी तैयार कैसे करना है, मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैक्सिमम कहां से आते हैं। तो आपको हैरानी होगी कि यूपीपीसीएस में ज्योग्राफी के कभी कभी तो 80% क्वेश्चन केवल मैपिंग से आते हैं। केवल मैपिंग से उठा के लीजिए। इसमें भी आपको हैरानी होगी, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ज्योग्राफी में मैपिंग हम सर करके मतलब बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद से ही इस चीज को एनालाइज करके खुद से ही समझा है कि मैपिंग करने के बाद भी ज्योग्राफी की मैपिंग होती क्यों नहीं है। इसलिए नहीं होती है ज्योग्राफी की मैपिंग क्योंकि ये फिजिकल मैपिंग पूछता तो है, लेकिन इसका फिजिकल से ज्यादा ध्यान कहीं और होता है, वो है इकोनॉमी से संबंधित मैपिंग। ये हैक है यूपीपीसीएस की। सालों से ही वो माइनिंग एरियाज पूछता आ रहा है पूरी दुनिया के और देश के। ऐसी ऐसी माइंस पूछता है कि आपको शायद जनरली वो माइन का नाम याद ही नहीं होता है। सालों से ही वो इंडस्ट्रीज के एरियाज और इंडस्ट्रीज कौन सी जगह पे, इंडस्ट्रियल रीजन जिसको बोलते हैं,
दुनिया की मैपिंग में, और वहां पर पूछता आ रहा है, कुछ नहीं करता, केवल मैचदी कॉलम मंगवाता है कि इस क्षेत्र से संबंधित कौन सा है, सार प्रदेश कहाँ से संबंधित है, ये रूर कहाँ से संबंधित है। ये तो सिंपल सिंपल हो गया। इसके अलावा बहुत डिफिकल्ट भी पूछता है वो, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से रिलेटेड मैपिंग पूछ रहा है वो, अभी तक चला आ रहा है, ये अभी तक चला आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर सभी लोगों का जो प्रॉब्लम होता है मैपिंग में, वो इस एरिया को हम फोकस नहीं करते इसलिए होता है। चारा क्या है, कोई भी किताब अगर आप यूपी देखो, अब इसमें जब सोर्स बताऊंगा तो बता रहा हूं आपको। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर है, बट एनसीईआरटी इन पोर्शंस को कवर नहीं कर सकती, क्योंकि बिकॉज उसका ऑब्जेक्टिव भी ये नहीं है। एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव समझाना है आपको, जो थ्योरीज हैं ज्योग्राफी की उसको सरल भाषा में समझाना है। पीसीएस का ऑब्जेक्टिव अगर ये है तो हमको थोड़ा सा ज्योग्राफी में आगे चलना पड़ेगा। एक तो आपको एटलस को बहुत अच्छे से फोकस करना है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। दूसरा, आपको इसमें पीवाईक्यूज की बहुत मदद मिलेगी आपको। ये आपको कोई नहीं बताएगा इसमें कि पीवाईक्यू इसमें कैसे हेल्प करती है। वो क्या करता है यूपीपीसीएस, कि किसी साल कोई क्वेश्चन पूछा, मान के चलो 4 उसने ऑप्शन दिए, अगली बार उसमें से कोई एक चीज, वो अब जैसे 4 अगर आपने ठीक से किए हैं तो कोई एक मैपिंग अगले साल के क्वेश्चन में आई होगी, वो केवल उसको मिला देने से आपका पूरा मैच द कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर आपको पीवाईक्यू की हेल्प से। दूसरा, कोई भी एक बुक, जैसे कि फेमस किताब है मार्केट में, महेश वर्णवाल की किताब है, ठीक है, बहुत पुरानी, कई सालों चली आ रही है। पीछे जाके आप जाओगे, फिर इंडस्ट्रियल एरियाज दे रखे हैं उसके अंदर, पीछे आपको उसी के अंदर जो माइनिंग एरियाज हैं वो दे रखे हैं। तो वहां पे आपको जब आप उसको पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग तो करनी ही है। इसके अलावा आपको वो जो नाम है प्रदेशों के जो रिलेटेड, जो मैंने अभी चीजें बताई हैं, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड मैदानों के नाम हो या क्षेत्र के नाम हो, इंडस्ट्रियल, ये सब नाम आपको रटने हैं, चार्ट बना लेना है, याद करना है। इसका कोई इलाज नहीं है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। वो यहीं से क्वेश्चन मैपिंग में ज्यादातर पूछ रहा है। इकोनॉमिक जो मैपिंग होती है वो उसका थीम है, ठीक है। बाकी वो सेंसस वगैरह ये सब पूछता है, वो उसने इकोनॉमी के सिलेबस में बताया, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वही 11th 12th एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो एक बार, अभी टाइम है तो। ये तो बेसिक के लिए बेस्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ थीम्स अगर आप देखोगे तो उसकी फेवरेट थीम है सॉइल्स, एक क्वेश्चन पक्का देता है, 1-2 क्वेश्चन सॉइल से। क्लाइमेटोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन देता है, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे क्वेश्चन देता है कि आइस से रिलेटेड कौन कौन से एरोजनल और डिपोजिशनल स्ट्रक्चर कौन से हैं, वाटर से रिलेटेड एरोजनल और डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। बाकी मैपिंग में तो आपको फिजिकल में आपको माउंटेन्स ये सब हो गए, रिवर्स हो गए, वॉल्केनोज हो गए, ठीक है। हाँ, एक चीज इसमें याद रखना, हमेशा ही दो एक स्पेशल मैपिंग का पार्ट है जो कि ज्यादातर यूपीएससी में नहीं आता, इसलिए बता रहा हूं। एक तो कंट्रीज की कैपिटल्स, दूसरा करेंसी, ठीक है। ये कभी कभी उसका दिमाग घूम जाता है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, बच्चों वाला चीज है, लूसेंट उठाएंगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप ये नहीं पढ़े तो मुझे लगता है कि महेश वर्णवाल जैसी कोई किताब अगर आपके पास है, महेश वर्णवाल मेरे को प्रेफरेबल लगती है, ठीक लगती है, उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी और समझा के ठीक ठाक दिया, तो केवल वो भी पढ़ सकते हैं। और साथ में अपने लूसेंट के चार्ट, ज्योग्राफी में सिर्फ लूसेंट के चार्ट आप कर सकते हो, ठीक है। और एटलस तो मस्ट ही है, जो मैंने बताया, मैक्सिमम पोर्शन तो यहीं से आना है, और यही सब क्वेश्चन है जो एकदम आउट ऑफ द माइंड जाते हैं, ठीक। तो ज्योग्राफी को इसी तरीके से हमको प्रिपेयर करना है। फिर आता है ये जो 3 गोल्डन ट्रायंगल के अलावा जो सबसे बड़ा पोर्शन ये है, मैं इसको गोल्डन ट्रायंगल में रखता था पहले, लेकिन अभी इसको गोल्डन ट्रायंगल में इसलिए नहीं रख रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें बड़े सिलेबस तो है, लेकिन इसमें आपको बहुत स्ट्रेटजिकल कर छोटा करके पढ़ोगे तो आपको बहुत क्वेश्चंस आपको ऐसे ही बनवा देता है, ठीक है, मैपिंग के बेस्ड पे। तो मैपिंग पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है डेली बेसिस पे 10-5 मिनट आप मैपिंग देखते रहोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी, ठीक है। मैपिंग में भी वो ऊपर नीचे लगवाता रहता है, जैसे जापान के जो आइलैंड्स हैं, वो कौन सा आइलैंड ऊपर है, नीचे से ऊपर तक लगाओ, ऊपर से नीचे तक लगाओ,
झील है, ऊपर से नीचे लगाओ, नीचे से ऊपर लगाओ, तो वो डेली प्रैक्टिस का गेम है, एक दिन का कोई काम नहीं है। मैपिंग डेली पढ़ने वाली चीज है। ठीक, अब दो जो पोर्शन बचे हुए हैं वो मैं कंबाइन करके बताऊंगा आपको। एक है इकोनॉमी और दूसरा एनवायरनमेंट भी बताता हूं। ये कैसे करनी है यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में, यहां पर एकदम समझ सकते हो, जमीन और आसमान का फर्क है। कोई मैच ही नहीं करता है प्रीलिम्स लेवल पे। ये इकोनॉमी के मैक्सिमम ये पूछता है आपके मैक्स टू मैक्स 8-9 क्वेश्चन। ठीक, और इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो शायद अपना समय बर्बाद करते हैं कि आप बिल्कुल बैंकिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर आप घुसे ही चले जा रहे हो, उसकी प्रिपरेशन के कैसे बैंकिंग प्रणाली काम करती है, कैसे क्वालिटेटिव मेजर्स काम करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स काम करते हैं, पैसा आएगा तो क्या हो जाएगा, ये सब पूछता है। बहुत बेसिक पूछता है, कम पूछता है। तो कोई भी आपके पास नोट्स है, कोई भी छोटा मटेरियल है आपके पास, इकोनॉमी की बेसिक डेफिनेशंस जो आपको बताता है, एक तो आप इसमें ये कर लीजिए, बेसिक बिल्कुल। दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है, वो इकोनॉमी के फैक्ट्स पूछ रहा है। फैक्ट्स कैसे? फैक्ट्स में दो तरह की चीजें पूछ रहा है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तो इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट हुआ है उससे रिलेटेड फैक्ट वो पूछता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, क्या फैक्ट पूछता है? ये जब आप लूसेंट में इकोनॉमी का पोर्शन जब आप पलटोगे आप अंदर, तो उसमें ये चीज मिलेगी। और ये यूपी पीसीएस की बड़ी अजीब सी चीज है कि वो आज भी पूछ रहा है, आजादी के बाद से लेकर अभी तक, कि स्कीम्स कौन सी कब आई, कौन सी स्कीम का क्या उद्देश्य था। आज भी पूछ रहा है, भले ही 5 ईयर प्लान खत्म हो गए हैं, लेकिन कौन से प्लान में कितनी ग्रोथ अचीव हुई, कौन से प्लान किसके टाइम पे आया, कौन से प्लान में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे, आज भी पूछ रहा है वो। तीसरा पूछ रहा है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हमारे बने थे, जैसे इंस्टीट्यूशंस में दो तरह के इंस्टीट्यूशन में यहां पर मतलब कई तरह के होते हैं, लेकिन बता देता हूं। एक तो इंडस्ट्री में ये सब आपने सुना होगा, बाल्क वगैरह, भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, कौन से देश के सहयोग से कौन सा बना था, ये सब चीजें पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है बैंकिंग, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, आरआरबी की स्थापना कब हुई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइजेशन कब हुआ, कब कौन सी कितनी बैंकों का नेशनल, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो ये जो चीजें हैं वो आपको यहाँ इन सब चीजों पर फोकस करना है इकोनॉमी में। मैं कह रहा हूँ बेसिक डेफिनेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना है। अब ये नहीं कि पूरा एकदम बड़ा सा कोई मटेरियल आप लेके बैठ गए और उसको अंदर से घुसे, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा। स्कीम्स को वैसे मैं अलग से ही बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं यहाँ पे फोकस इसलिए करा रहा हूँ कि यूपी पीसीएस की एक अजीब सी आदत है कि पुरानी स्कीम्स की क्रोनोलॉजी लगवाता है वो। तो जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया, ये जो अजीब से जो पुराने पुराने जो स्कीम्स हैं, भले वो संचालन में नहीं है तब भी पूछ रहा है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड फैक्ट पूछ सकता है। तो इस टाइप की जो हिस्टोरिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने किया है उससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं जनरली लूसेंट में है। सोर्स, इसका मैक्सिमम सोर्स जो है लूसेंट है। आप पेपर उठाइए, जाइए देख लीजिए, इतना ही आता है, इससे ऊपर नहीं आता इसमें। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा पोर्शन और है, वो है क्या क्या है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, ठीक। एनवायरनमेंट में अगर आप, मैं 3-4 चीजें लिख देता हूं। एक तो प्रोजेक्ट्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, ये इंपोर्टेंट पोर्शन है। 10 क्वेश्चन पूछेगा तो 5 क्वेश्चन आएंगे। है क्या? आता है, हमेशा ही आता है, आता रहेगा। दूसरे एक्ट्स, एक्ट्स में विशेषकर किससे संबंधित है, रिलेटेड किससे है,
और व्हेन कब आया। जैसे एग्जांपल क्योटो प्रोटोकॉल, वियना प्रोटोकॉल, जो बेसिक बेसिक है, या फिर जो रिसेंट अभी हुआ है तो जो बायोलॉजिकल कन्वेंशन, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन वो कहाँ हुई है, यूएनएफसीसी कन्वेंशन कहाँ हुई है, यूएनसीसीडी कन्वेंशन कहाँ हुई है, किससे रिलेटेड है। बेसिक बेसिक डेट्स अगर आपको पता है, क्रोनोलॉजी पता है, कब इस टाइप से किससे रिलेटेड था, ओजोन का किससे रिलेटेड था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किससे रिलेटेड था, बेसिक 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 एकदम एक्ट्स में, ठीक है। उसकी जो एक्ट, इसमें फर्क करना है आपको, यूपीएससी में हम लोग बहुत डिटेल में उसकी एक एक शर्तों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल मैकेनिज्म उसका क्या आता है, इतना सब यूपीपीसीएस में नहीं आता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है, ये आपको जानना है। जनरल कोई भी एक एनवायरनमेंट की किताब है, ये सब तो लूसेंट में भी पूरा पोर्शन करके दे रखा है उसने बड़े डिटेल में, वहां से पढ़ सकते हो, या फिर कोई भी मार्केट में कितने सारे नोट्स अवेलेबल में, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें एनवायरनमेंट में इतना कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी ज्यादा नहीं देनी है, ठीक है, इतने में एनवायरनमेंट की कवरेज हो जाती है, एनवायरनमेंट में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। इसके अलावा कुछ कुछ बेसिक थीम्स और मैं बता रहा हूं जो यूपीपीसीएस पूछता है, जो जनरल आता है वो अलग से मेंशन किया है सिलेबस में। अर्बनाइजेशन एक तो ये मेंशन करता है, एक वो पूछता है थोड़ा रिपोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड, एक पूछता है सेंसस से रिलेटेड। ये सब चीजें जो है ना वो एक एक दिन की चीज है, एक एक दिन की चीज है। अर्बनाइजेशन मैंने मेंशन क्यों किया है, सिलेबस में मेंशन कर रहा है। हर बार अर्बनाइजेशन से या तो सेंसस से क्वेश्चन पूछ लेगा, अर्बनाइजेशन से उठा के, अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछ लेगा, अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन में मेंशन किया है सिलेबस में। अब इसको कैसे निजात पानी है, एक तो हिस्टोरिकली जो भी क्वेश्चन आते रहे हैं इन सबसे थीम से रिलेटेड, वो आपको पीवाईक्यू से करना है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आप 1 ईयर की 6 मंथ की करंट अफेयर आप पढ़ोगे, उस करंट अफेयर्स में इस थीम से रिलेटेड जो भी न्यूज है, इस थीम से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है, वो आपको स्पेशल फोकस करके देखनी है, और यूपीपीसीएस देता है वो। ये उसका पेड है, किसी ने देखा ही नहीं, सिलेबस में लिख रखा है वो पॉपुलेशन, सिलेबस में अर्बनाइजेशन भी मेंशन किया है, वो सिलेबस में सेंसस भी मेंशन किया है। दैट्स व्हाई यूपीपीसीएस के पेपर में ये चीज रिपीट होती है, ठीक है। अब हम करंट अफेयर की बात कर लें। करंट अफेयर को बेसिकली कैसे डील करना है। करंट अफेयर ये बड़ी कहानी होती जा रही है। एक तो पूछेगा वो, इससे पता चले कि 35 तक भी क्वेश्चन पूछ ले, 40 तक भी ले जाए, 30 तक भी वापस गिरा दे, 25 भी गिरा दे, एक तो अनसर्टेन है, लेकिन लमसम 30 के समथिंग क्वेश्चन तो देता ही है करंट अफेयर से। इसका मतलब ये है कि गोल्डन ट्रायंगल सब्जेक्ट ये सब ठीक है, अगर ये तैयार नहीं है तो पेपर निकलेगा ही नहीं। तैयार करने का क्या तरीका है, जब आप 2024 का क्वेश्चन पेपर इसका देखोगे, यूपीपीसीएस का 2025 का देखोगे, तो आपको एक अजीब सी चीज नोटिस करने को मिलेगी। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो इतना डीप चला गया है, वहन वहन करके, कि भाई कोई एक्सरसाइज हो रही है, कौन से महीने में हो रही है, उसकी डेट क्या थी, 1 महीने में 3 एक्सरसाइज पूछ ले रहा है, स्टेटमेंट बना दे रहा है। इसमें थोड़ा सा इजियर साइड आया, लेकिन वो फिर भी व्हेन, हु, यही फोकस है उसका लगातार, ठीक है। तो व्हाट से ज्यादा उसका फोकस व्हेन और हु, व्हेन और हु, ठीक है। कोई भी आप मैगजीन लेंगे, मेरा ये पर्सनल अनुभव ये कहता है, यूपीपीसीएस जो भी करंट अफेयर पूछता है उसका 70% अभी तक का पेपर आप जब आप मिलाओगे, 70% क्वेश्चन पहली बात तो वो 6 मंथ से पूछता है, और सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। मैं जब पेपर देता हूं, या ज्यादातर टाइम मैंने क्या किया है, 6 मंथ की जो करंट अफेयर की जो मंथली मैगजीन है, जैसे मैं क्रॉनिकल की बात कर रहा हूँ, वो भी पतली वाली, अगर मैं वो पढ़ के चला जाता था केवल, करंट अफेयर के 80% क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते थे उससे, 20% फोकस ही नहीं करता था मैं। अब 1 साल का आपका करंट अफेयर का पूरा इतना इतना मटेरियल जोड़ने की, आप या तो उसमें आप समय बर्बाद करिए, या फिर इसमें 6 मंथ के करंट अफेयर पे आप ज्यादा से ज्यादा 8 मंथ का बैकअप बना सकते हैं, 6 to 8, इस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 साल तक के करंट अफेयर में गधों की तरह मेहनत करने की कोई नीड नहीं है। दूसरा, करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं
तो मान के चलो कोई मैगजीन अगर आप लेके आए, जनरली मार्केट में जो चर्चित मैगजीन है यूपीपीसीएस के लिए, जितना मैं जानता हूँ, एक तो आई दृष्टि आती है, एक घटना चक्र आती है, घटना सार करके आती है, ये बहुत चर्चित मैगजीन है। उसमें जो मेन फोकस आपका होना चाहिए, जो पीछे किसी भी मैगजीन, जैसे मैं क्रॉनिकल अगर मैं मंथली भी लेता हूं तो उसके पीछे सार संक्षेपण करके या समराइज करके चीजें आती हैं। तो मेरा जो फोकस होता है करंट अफेयर में, वो होता है एक तो पर्सनैलिटीज, पर्सनैलिटीज में अपॉइंटमेंट्स, दूसरा किसी भी कारण से वो चर्चा में रहे हों, किसी की बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, उसकी डेथ हो गई है या फिर कोई भी रीजन हो, तो डेथ वगैरह इस टाइप से रिलेटेड कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, वो सब चीजें हम देखते हैं। तीसरा अवार्ड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा अवार्ड किससे रिलेटेड है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन वो पर्सनैलिटी से पूछता है, कौन सा अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, एक तो पर्सनैलिटी उसमें भयंकर तरीके से आती हैं। दूसरा करंट अफेयर्स में जो आता है वो बहुत ज्यादा पूछने लगा है आजकल, साइंटिफिक इन्वेंशन, जिसमें जैसे कि डिफेंस से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, जैसे कि समुद्रपोत से क्वेश्चन रिलेटेड, आईएनएस सागर, आईएनएस बागीर, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन 2024 का जिसने भी करंट अफेयर देखा है उसको पता है कि उसकी क्या भयावह थी। वो डेट भी पूछ ले रहा है एक्सरसाइज करने की, कौन से महीने में हुई थी, किस महीने में कौन था, साथ में किस किस के बीच हुआ था। तो वन लाइनर से थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स चीजें कर दिया है। यूपीएससी की तरह तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है अभी, वो फोकस कर रहा है कि अगर आपको कोई न्यूज आई है तो आप उसकी कंप्लीटनेस के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। थोड़ा करंट अफेयर में यूपीएससी कॉम्प्लेक्स हुआ है। 2024 में बेहद डिफिकल्ट पेपर बनाया था, तो हम 2026 में, मैं नहीं कह रहा कठिन आएगा सरल आएगा, मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको यहाँ पे डेट्स पे फोकस करना है, बाकी पर्सनैलिटीज पे फोकस करना है, जो वन लाइनर वाले जो चीजें होती हैं उन पर फोकस करना है। फिर रेस्ट ऑफ द करंट अफेयर फिर आपको नॉर्मली पढ़ना है। जैसे अब मोदी जी की जो यात्रा थी, मान के चलो मोदी जी की यात्रा किसी देश में हुई, तो आप उस पर सीधा फोकस करिए, कोई एमओयू तो नहीं है जो स्पेशल साइन हुआ है, या फिर मान के चलो मोदी जी बहुत ज्यादा यूरोप में 5 कंट्री में एक साथ यात्रा की है, तो आप कोई बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आप थोड़ा सा इस बात पर भी फोकस कर ले कि कौन से देश में पहले गए, एक कौन से महीने में गए। तो कभी कभी कब क्या करते थे, एमपीपीसीएस में कोई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि मोदी जी की यात्रा को क्रम से लगाइए, तो हालांकि नॉनसेंस क्वेश्चन है, बट पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा इन पर फोकस कर सकते हैं कि बेसिक बेसिक आइडिया आपको रहे कि कौन से महीने में कहाँ गए थे। बहुत ज्यादा इसमें आपको अपना फोकस दिमाग नहीं खराब करना है, सीधा सीधा आपको पर्सनैलिटीज वगैरह याद करना है। कोई भी मैगजीन में पहले 30 से 40 पन्ने होते हैं वन लाइनर वाले, 50% क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। ठीक है, उसमें सब दिया रहता है कि कौन सा सम्मेलन कहाँ, सम्मेलन, समिट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली तैयार करना है। बड़ी न्यूज में से काम की न्यूज, इतनी बड़ी न्यूज दे रखी है तो इसका उद्देश्य क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है, बस। पूरी न्यूज किसी काम की नहीं होती। करंट अफेयर्स में अगर आप देखोगे तो मैगजीन में बड़ी बड़ी न्यूज जो होती हैं उसमें से आपको बहुत छोटा सा पोर्शन पहले ही हाईलाइट कर लेना, जब आप रिवाइज करो खट 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 उसमें से काम की चीज देखनी है। जैसे कोई स्कीम है, कौन सी मिनिस्ट्री, कहाँ, कब लॉन्च की है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, इतना ही आता है पेपर में, इससे अलावा नहीं आता, डिटेलिंग नहीं आती है। तो जो इतनी मोटी मैगजीन होती है उसमें जो 80% पोर्शन है या फिर 70% पोर्शन है वो तो डिटेलिंग का होता है, जो कि पेपर में आता ही नहीं है। पेपर में इन सबसे चीजें क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इन पे आपको करंट अफेयर में फोकस करना है। बाकी करंट अफेयर में कोई मंथली पढ़ता है तो 6 महीने करंट अफेयर को बहुत ज्यादा पढ़ ले पेपर से पहले। जैसे कि 6 दिसंबर को पेपर है तो नवंबर का करंट अफेयर, अक्टूबर का करंट अफेयर, सितंबर का करंट, अगस्त का, यानी जून तक का, अभी से लेकर के अगर नवंबर का करंट अफेयर उसने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो मैं 70 से 80% क्वेश्चन बता रहा हूँ यूपीपीसीएस में आज भी आते हैं। मैं फिर से देख के आया हूँ, पहले भी देखा है, यूपीपीसीएस बहुत पुराना करंट अफेयर्स नहीं पूछता। दूसरी बात, बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि पेपर में ये सब आ रहा है, ये सब आलतू फालतू चीजों के लिए पेपर का कोई मतलब नहीं है। आपको जो सिंपल चीजें हैं, करंट अफेयर में अगर 35 क्वेश्चन आ रहे हैं मान के चलो, तो आपको 25 से 30 का टारगेट करना है। क्यों करना है 35 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा? आपको पास होना ही नहीं है। अगर पेपर कठिन आया तो इसकी कट ऑफ भी तो 75 ही गई थी, ज्यादा थोड़ी गई थी। 75 क्वेश्चन 140 में से, 150 में से,
तो 75 क्वेश्चन कट ऑफ जा रही है, आधे से भी कम कट ऑफ जा रही है, तो वो तो बेसिक होता है। अगर पेपर में ज़्यादा उटपटांग चीज़ें आ रही हैं, तो अगर आपने सिंपल भी पोर्शन आपका कवर कर लिया तो पेपर तो आपका कवर कंप्लीट हो गया। तो वहां आपको इन सब चीज़ों से टेंस नहीं होना है कि अगर कोई बहुत ही बियर्ड टाइप का क्वेश्चन वो पूछ रहा है, बहुत ही अजीब किस्म का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वैसे ही सारे क्वेश्चंस में घुसना नहीं है। हमको सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा अटेंटिव होकर चीज़ों को पढ़ना है, वो है। ठीक है, बाकी स्कीम्स में और बताना चाह रहा था, स्कीम्स आपको करनी है। स्कीम्स का मैं अलग से बता देता हूं। स्कीम्स जैसे मैंने उसमें ही बताया था, स्कीम आपको दो तरीके से करनी है। एक तो बिफोर मोदी जी, इन स्कीम की आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए, जो मेजर स्कीम्स हैं उनके डेट्स पता होना चाहिए, वो आता है, अभी भी आ रहा है यूपीसीएस में। ठीक है, दूसरा जो करंट टाइम की स्कीम है 2014 से, जो करंट गवर्नमेंट की, क्योंकि ये बेसिक है, जो भी गवर्नमेंट चल रही है उसकी रनिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं वो डिटेल में पूछे जाते हैं। इसमें दो चीज आपको देखना है, क्रोनोलॉजी तो इसमें भी पूछता है वो, और स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था, स्टैंड अप इंडिया कब शुरू हुआ था, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी, ये सब कंफ्यूजिंग हो जाता है, 2014-15 में ये सब होते हैं। ठीक है, प्लस डिटेलिंग। ठीक है, डिटेलिंग यानी कि अंदर का जो मटेरियल है, माल मटेरियल होता है स्कीम के अंदर का, कि किस लिए लॉन्च की गई, क्या उद्देश्य थे, तो इसके लिए स्कीम्स का एक नोट्स आपके पास होना चाहिए करंट वाली स्कीम्स में। और विशेषकर अब ये तो बेसिक है, लेटेस्ट 2-3 साल में या फिर बजट में जो अनाउंस हुई है उनको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो जितनी पुरानी स्कीम उतना कम डिटेल में, बट उसका ऑब्जेक्टिव कब आई थी वो, जितनी न्यू स्कीम उतना ही डिटेल में। जैसे आप इस साल की जो भी स्कीम है बजट में आई है, वो तो आपको बहुत डिटेल में देखनी है। आता है क्वेश्चन पेपर खूब स्टेटमेंट स्कीम में बनाता है, और कंफ्यूजिंग भी बनाता है, वो परिवार की जगह इंडिविजुअल कर देगा, इंडिविजुअल की जगह परिवार कर देगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो सभी स्कीम को डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, करंट गवर्नमेंट के अंदर जो स्कीम्स हैं वो डिटेल में पढ़ना है आपको। उसमें भी जो पिछले 4 से 5 साल की है, पिछले 4 से 5 साल की जो स्कीम है वो ज्यादा अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो ये स्कीम्स पर ध्यान देना है। दूसरा एक पोर्शन और है इसमें, यूपी स्पेशल, ये सबसे लास्ट में ले रहा हूं। इसका रीजन ये है कि यूपी स्पेशल से जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है, वो यूपी पीसीएस अदर जितने पेपर कराता है उसमें खूब पूछ रहा है। पिछले 5 साल का मेरा अनुभव है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स। तो क्या हमको इसमें मेहनत करनी है? नहीं करनी। क्या हम इसको स्किप कर सकते? नहीं कर सकते। तरीका क्या है? सबसे पतला नोट्स मार्केट में जो भी अवेलेबल हो उसको एक बार बिल्कुल जरूर देखिए, और पीवाईक्यू। ठीक है, तो इसके लिए आपको इतना ही करना है, पीवाईक्यू देख लीजिए इसका जो भी आया है, तो बेसिक जनगणना वनगणना से रिलेटेड, और सबसे पतला मार्केट में जो भी नोट्स अवेलेबल हो, मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ के जाता हूँ उसको, किससे क्वेश्चन नहीं आने, हमको यहाँ मेहनत नहीं करनी। ठीक है, इसके अलावा अब हम आते हैं, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि घटना चक्र, और इसका जो कंफ्यूजन होता है कि घटना चक्र कैसे डील करना है। तो मैं सबको बोलता हूँ, मेरा ओपिनियन बहुत डिफरेंट है इस मामले में। मैक्सिमम लोगों का जो ओपिनियन होता है, या मैक्सिमम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो घटना चक्र लेते हैं, इतनी इतनी मोटी आती हैं। मैं नहीं कह रहा खराब अच्छी कुछ नहीं है, बट इतनी मोटी घटना चक्र पेपर से 2 महीने पहले पढ़ना मूर्खता है, समय की बर्बादी है। घटना चक्र का यूज क्या है? कंटेंट के लिए मेरे अकॉर्डिंग कोई यूज नहीं है कंटेंट के लिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, बेसिक नोट्स पढ़ रहे हो, कंटेंट रिपीटेशन होता है, पागलपंती है। ठीक है, कंटेंट के लिए कोई यूज नहीं है। घटना चक्र कहने की बजाय हम इसको बोलेंगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपको पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं पीवाईक्यूज? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पीवाईक्यू यूपी पीसीएस जो है वो कम से कम 1/3 पेपर में रिपीट कर देता है वो, और रिपीट डायरेक्ट भी करता है, इनडायरेक्ट भी करता है, ऑप्शंस के थ्रू करता है। कई सारे ऑप्शंस होंगे, पीवाईक्यू की वजह से आपका एक क्वेश्चन ऑप्शन बनेगा, सही हो जाएगा पूरा का पूरा आंसर। इसलिए पीवाईक्यू का तो अपना इंपॉर्टेंस है। यूपी पीसीएस में आप पीवाईक्यू जो है आप इवन आप यूपीएससी में भी नहीं कर सकते, लेकिन यूपीएससी में पीवाईक्यू आपको थीम पकड़ने में आसानी करते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में पीवाईक्यू का थीम्स में इंपॉर्टेंस है एक तो, दूसरा इंपॉर्टेंस है क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं।
अब पीवाईक्यू का अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ, आपको 3 क्वेश्चन पीछे धकेल देता है, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ठीक से तैयारी कर रहे हो पीवाईक्यू क्वेश्चन गलत करेगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू तो आपको रटने हैं। अब पीवाईक्यू पढ़ा कैसे जाए, इंपॉर्टेंट सवाल ये है। तो एक तो मैंने पहले ही बोल दिया, जितने क्वेश्चन है उसके आंसर आपको पता होने, जो रटने हैं, कोई इसका इलाज नहीं। एक तो ये बेसिक वाला। दूसरा, पीवाईक्यू का सबसे बड़ा जो यूज है वो है थीम। जितनी बातें मैंने बताई, मैं कैसे बता पा रहा हूं, मैं पीवाईक्यू, जैसे मैं पिछले 7 बार प्रीलिम्स अगर मैंने दिया है, तो 7 बार के प्रीलिम्स में एक तो मुझे खुद ही पता है कि पिछले 7 साल के पेपर में क्या आ रहा है, रिपीट हो रही है थीम्स, क्रोनोलॉजीज रिपीट हो रही हैं, हिस्ट्री में, साइंस में वही विटामिन, न्यूट्रिशन, डिजीज, इससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे थीम पता है, तो मैं पीवाईक्यू जब भी अभी भी उठा के देखता हूं तो मुझे एक आइडिया रहता है कि पीवाईक्यू में इस सब्जेक्ट से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली ज्योग्राफी में आपको ये बता पा रहा हूं कि ज्योग्राफी के अंदर वो इकोनॉमी से रिलेटेड मैपिंग पूछ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो पीवाईक्यू बता रहा है। तो पीवाईक्यू के लिए ज्यादा जरूरी है आपको थीम्स पकड़ना, ठीक है। और थीम्स पकड़ने के साथ में मैं तो सीधा कह रहा हूं पीवाईक्यू के क्वेश्चन के आंसर आपको रटे होने चाहिए। पीवाईक्यू जो है उसका एक बढ़िया कलेक्शन घटना चक्र है, ठीक है। तो क्या किया जाए, अगर आपको आपका सब्जेक्ट आपने अच्छे तैयार कर लिया तो घटना चक्र ही दूसरा ऑप्शन कराता है, पॉइंटर पढ़ लो डायरेक्ट। मेरा खुद का जो अनुभव है, मैं एक बार घटना चक्र के सारे वो लिया था और एक बार पढ़ के मैंने तुरंत उनको मतलब सेल कर दिए थे वापस। क्यों? क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डाइवर्जन है एक तरीके का। तो जब मेरे पास हिस्ट्री का मटेरियल है मैं वहां से पढ़ सकता हूँ, जब मेरे पास पॉलिटी का मटेरियल है तो मैं वहां से पूरा रिपीटेशन क्यों करूंगा। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप सीधा जाइए और वहां से जो भी क्वेश्चन वो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में या फिर ये तो अच्छा है, क्वेश्चन का पीवाईक्यू का कलेक्शन बहुत अच्छा है और सिर्फ यूपी का ही नहीं देता है, वो एमपी में भी आया हुआ है, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट के भी अगर आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो स्टेट में भी किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आया होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप नया क्वेश्चन यूपीपीसीएस बनाता है तो वहां से भी एक आइडिया लग जाता है कि इस टाइप क्वेश्चन फिर आ सकता है, यूपीपीसीएस में भी आ सकता है, एमपी में आया है तो ये बेसिक है। तो वहां से आप पॉइंटर्स पढ़िए, ज्यादा अच्छा है। जो क्वेश्चन आया उसका सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर इस फॉर्मेट में जो होती है सीधा सीधा याद कर लीजिए उसको जो आया हुआ है। डिटेलिंग में क्यों जाना है, आपके पास तो जो मटेरियल सोर्सेस मैंने बताए उसको वहां से पढ़िए। तो इससे क्या होगा ना, आप रिपीटेशन से बच जाएंगे। अगर आप दिन का 4 घंटा घटना चक्कर में दे रहे हो तो आपको दिन के 1 घंटा आधा घंटा घटना चक्कर में देना पड़ेगा, या फिर हो सकता है इकट्ठा आप एक बार में पॉइंटर पढ़ के फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने लगे। तो ये जो है वो थोड़ा बेसिक है, इस चीज से आप इसमें बच सकते हो, ठीक है। हम एक बार यूपीपीसीएस के कट ऑफ को लेकर और थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं। यही है ना कट ऑफ, हाँ। तो यूपीपीसीएस के कट ऑफ को लेकर एक छोटी सी पीडीएफ के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, देखो ये कुछ 2-3 साल की कट ऑफ है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो इसको। हाँ बस 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 इनफ है। हम 2020 से कट ऑफ अगर देखें यूपीपीसीएस के बारे में, आपको एक चीज पता चलेगी, जनरल का कट ऑफ से हम पूरा आइडिया यहाँ पे करेंगे, अदर तो उसके अकॉर्डिंग ही रिड्यूस होता है या फिर इंक्रीज होता है। तो जनरल कट ऑफ जब हम देखेंगे 2020 में कट ऑफ दे रहा है 110, 115, 111, समहाउ सेम है। 2023 में अचानक से कट ऑफ 135 हो जाता है, 2024 में फिर सीधा कट ऑफ गिर जाता है 101। अब हो क्या रहा है, 101 का मतलब है 75 क्वेश्चन। 2023 का जो कट ऑफ था वो लगभग था 93 क्वेश्चन, और ये फिर 2022 का जो कट ऑफ था वो गिर के फिर पहुंच गया था 83, और ये भी समथिंग 84 85 के समथिंग ये होगा। अब देखो 75 क्वेश्चन सीधा जंप किया, 75 से 20 क्वेश्चन ऊपर जा रहा है कट ऑफ 93। फिर थोड़ा सा 2022 में थोड़ा कम है 83 85। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि कट ऑफ में अनसर्टेनिटीज
क्वेश्चंस में 10 से 20 क्वेश्चन तक की अनसर्टेनिटी है। और 2025 का जो अभी आया तो नहीं है कट ऑफ, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, 2025 में भी जो अनुमान है वो 90 प्लस तो कट ऑफ हर कीमत पर होना चाहिए, क्योंकि 90 से नीचे किसी का सिलेक्शन जनरल में नहीं हुआ है। 91, 92 हो सकता है, 93 के समथिंग ही हो क्वेश्चंस में। कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ से आपको पेपर नहीं देखना है, कट ऑफ जो आ रहा है वो आ रहा है क्वेश्चन पेपर के अनुसार। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि 2024 में अगर पेपर कठिन आया है तो आप ये भी तो देखिए, 20 क्वेश्चन सीधा गिर के क्वेश्चन 75 कट ऑफ है। 2025 में क्वेश्चन अगर कठिन सरल आया है थोड़ा सा तो 93 कट ऑफ है। अब आप देख लीजिए 17-18 क्वेश्चन का गैप है सीधा। तो इजी है आपके लिए, क्वेश्चन अगर कठिन आएगा तो कट ऑफ भी कम जाएगा। अगर आप थीम बेस्ड, अगर आप प्रिपरेशन के बेसिक आइडिया को अगर आप पकड़ ले रहे हैं तो कट ऑफ आपको बहुत हानि नहीं करने वाला है। अगर पेपर कठिन होगा तो आपके उस अनुसार उतने नंबर आने चाहिए। सिंपल जो भी मैंने तरीके बताए हैं, सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। पी बाई क्यू के लिए मैं बोलता हूं, वो कैसे आएगा वापस, हाँ ठीक है। तो बेसिक क्या है, क्या हमको लर्न करना है इससे? एक तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ये गलत नहीं होने चाहिए, पहली बात पूरे उसका वो है। पी/क्यू से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और थीम बेस्ड, थीम बेस्ड मजबूती होनी चाहिए, थीम बेस्ड स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक। आपको इन सब चीजों पर अगर ध्यान देना है तो कट ऑफ ऊपर नीचे पेपर के अकॉर्डिंग जाता है, आपका स्कोर भी ऊपर नीचे जाता है। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ कैसा भी जाता है बट पेपर मेरा हमेशा ही पास हुआ है। मतलब यूपीपीसीएस का कोई भी प्रीलिम्स फेल नहीं हुआ है। रीजन उसका यही है कि अगर आपको उसके थीम्स पता है, अगर आपको उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है तो कट ऑफ से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2024 का जो पेपर था उसमें भी करीब 115 मार्क्स थे मेरे, और कट ऑफ 101 गया है केवल। तो वो आता ही मतलब आपका उतना स्कोर ऊपर रहेगा, ठीक है। तो बेसिक यही है थोड़ा सीसेट का, और मैं आपको डिस्कस थोड़ा सा 5 मिनट में सीसेट का बता देता हूं आपको। सीसेट का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं उनका मैथ कमजोर होता है। तो मेरी तो सलाह ये है, पहले तो मैं आपको जनरल बता देता हूं क्या करना है। जनरल आपको मैथ और रीजनिंग के जो हैं, एक बार मैथ्स और रीजनिंग्स के कुछ चैप्टर्स हैं, जनरल चैप्टर्स, वो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैं मानता हूं ये सिंपलर साइड रहेगा, लेकिन अगर जिसको मैथ रीजनिंग नहीं आती उसके लिए ये सिंपलर साइड नहीं है, क्योंकि उसके लिए कठिन बन जाता है। और कई लोगों को यूपीपीसीएस में भी सीसेट फेल होते देखा है, लेकिन यूपीपीसीएस में सीसेट फेल होना गुनाह मानता हूं मैं। कैसे टैकल करना है? सिंपल है, अभी से आपके पास 4 से 5 मंथ हैं। अगर आप डेली 1 से 2 घंटा, 1 घंटा भी आप प्रॉपर, अगर मैथमेटिक्स जिसकी बिल्कुल वीक है, जैसे मैं तो सीसेट नहीं पढ़ता हूं क्योंकि क्वेश्चन उतने आते हैं बन जाते हैं, बहुत ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर जिसका जरा भी मैथ रीजनिंग वीक है तो आप इसमें किसी कीमत पर रिस्क मत लीजिए, क्योंकि यहां अगर फेल हो गए तो ये बेइज्जती, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। आपका कोई मतलब नहीं है, पूरी कहानी मैंने बताई। इसमें प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, बेसिक मैथमेटिक्स के 10 चैप्टर, बेसिक रीजनिंग के 10 चैप्टर, 100 क्वेश्चन आएंगे। आपको 100 के 100 नहीं करने, बेसिक चैप्टर इससे कर लेने हैं। थोड़ा सा कम्युनिकेशन आता है, कम्युनिकेशन कर लेनी है। हिंदी आती है बेसिक, इंग्लिश आती है बेसिक, हिंदी उसमें भी आती है, मीन्स में भी आती है, पढ़नी है। तो हिंदी में थोड़े से संधि विच्छेद ये सब बहुत बेसिक है। तो इसको अभी से थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा भी अगर आप दोगे, जिसका बहुत वीक है, तो सीसेट की प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। ऐसा कोई सीसेट आपको नहीं दिखेगा यूपीपीसीएस की तरह कि आपका क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा, आपको कंफ्यूजन हो रहा है उसमें, या फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत खतरनाक क्वेश्चन, कुछ नहीं होने वाला। इसमें सीसेट एकदम बेसिक आता है, ठीक है। तो सीसेट का यहाँ पे हमको एकदम लोड नहीं लेना है, ठीक। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है। 4 से 5 महीने आपके पास है टोटल
अभी से अगर देखा जाए तो मैं मान के चलता हूँ 4.5 महीने में आपके मान के चलता हूँ 4.5 महीने आपके पास हैं। डेली का अगर आप सब्जेक्ट का शेड्यूल बनाएं तो 8 से 9 घंटे भी अगर आप डिवोटेड होके अभी दोगे। टाइम टेबल हमेशा बनाना चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि हमको इतने दिन सब्जेक्ट 10 दिन पहले जो सब्जेक्ट है 15 दिन में खत्म करनी है, 5 सब्जेक्ट हैं, उसके बाद उसको 10 दिन में, फिर 5 दिन में, ऐसे करके रिड्यूस कर करके टाइम टेबल आपको बनाना है। शुरुआत में जो भी मैंने एनसीईआरटीज वगैरह बताई हैं अगले महीने 1.5 महीने तक उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको पैक कर देना है। फिर हमको एकदम टारगेटेड मटेरियल पेपर से 2 महीने पहले एकदम टारगेटेड मटेरियल प्लस पीवाई को लेना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात टेस्ट सीरीज को और बता रहा हूं, ये मैं भूल रहा था अभी। टेस्ट सीरीज को लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है, ये बड़ा सब्जेक्टिव चीज है। टेस्ट सीरीज सबसे पहले तो एक तो इस जगह से लीजिए जो टेस्ट सीरीज का स्तर लगभग पेपर के स्तर से बनाए, ठीक है, पेपर के तरीके से आप टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन करना है। लेकिन टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या है ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आपको बैठना है, पेपर सॉल्व करना है, अब कितने नंबर आए बस अगर इस कारण से टेस्ट सीरीज देना है तो उसका कोई यूज नहीं है। रीजन मैं बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज दो धारी तलवार है, 2 साइडेड सोर्ड जिसको बोलते हैं। दो धारी तलवार ऐसे है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने बोला ना कि घटना चक्र पढ़ते पढ़ते इतना घटना चक्र पढ़ लेते, घटना चक्र के अलावा कुछ नहीं देख पाते। अब एक बात बताइए, पीवाईक्यू है घटना चक्र आखिरकार, तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन नेसेसरी है, असेंशियल तो है, लेकिन सफिशिएंट तो नहीं है ना, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। असेंशियल होने के बाद भी सफिशिएंट नहीं है, तो हमको तो सफिशिएंट की तरफ जाना पड़ेगा ना, सारा क्वेश्चन वहां से कवर नहीं होगा। वो पूरा पीवाईक्यू लगाते लगाते पूरा टाइम कर देते हैं, पेपर नहीं निकलता है। सेम टेस्ट सीरीज में क्या होता है, 2 साइडेड सोर्ड इसलिए कह रहा हूं मैं कि इसका अगर ठीक से समझदारी से यूज किया जाए तब तो ये बहुत बेनिफिशियल है, सबको लगानी चाहिए, मैंने भी लगाई है, सब लोग लगभग लगाते ही है। लेकिन अगर इसको सिर्फ इसलिए हम दे रहे हैं कि टेस्ट में इतने नंबर लाना है और फिर हमारा टारगेट, हमारा पर्सनल टारगेट हटके टेस्ट सीरीज के स्कोर करने पर चला जा रहा है, या फिर किसी कोचिंग में आप गए उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना रहा है, तो हमारा ईगो हर्ट हो गया। अब ईगो हर्ट होके हम वहां वो पेपर लगा रहे हैं। जैसे मैं एक छोटे से कहानी बताता हूँ, यूपीएससी का पेपर होता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, अब उसमें कई सारी कोचिंग्स होती हैं, बहुत फेमस टेस्ट सीरीज होती हैं, उन कोचिंग्स में उसके अकॉर्डिंग वो पेपर देने लगते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि शुरुआत में उनके जैसे 30 क्वेश्चन बने, 25 क्वेश्चन बने, अब उनकी ईगो पर बात आ गई। ईगो पर बात आने से वो उस टेस्ट सीरीज के मटेरियल को फॉलो करने लगते हैं, टारगेट करने लगते हैं। परिणाम ये होता है कि वो सिर्फ उसी टेस्ट सीरीज के लिए पढ़ने लगते हैं, यूपीएससी के पीवाईक्यूज, यूपीएससी के थीम भूल जाते हैं। सेम इसमें होने लगता है। इसको आपको केवल सीखने के लिए यूज करना है। इसके क्या पर्पस हो सकते हैं, आपको पेपर अटेम्प्ट करना है तो ओएमआर भरने में गलती ना हो, ये सीखने के लिए बहुत से लोग करते हैं। पेपर में एंजाइटीज होती हैं तो पेपर में कैसे रिलैक्स रहना है, टेस्ट सीरीज में जाके अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसके लिए करते हैं। दूसरी बात, मेन इंपोर्टेंट है थीम्स। टेस्ट सीरीज हमारा एक तरीके से आईना है कि अगर आपको हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो कितने क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं हिस्ट्री में, तो ऐसे उसका यूज करो, पीवाईक्यू के साथ में इसका यूज करो कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको यूज करना है, तब इसका पर्पस फिल होता है। अदरवाइज यूं सिर्फ जाना है और क्वेश्चन कठिन आ रहा है उसके आपको ईगो पे ले लिया कि मैं टेस्ट सीरीज का नहीं कर पा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज अपने आप के विवेक पर है, बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई करता है तो उसका सही यूज करो, बस ये है। तो ये आज का जो लेक्चर है आपका वो 2026 के यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से जितना कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता था एक सब्जेक्ट के अनुसार, वो ये था। थैंक यू सो मच।